हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मानसी और आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 10। तो बात करते हैं पहले फ्लूइड्स के बारे में। व्हाट इज फ्लूइड्स? फ्लूइड्स बेसिकली लिक्विड्स और गैसेस को एक साथ बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। और इस चैप्टर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा पढ़ने वाले हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी कि फ्लूइड्स जो है रेस्ट पर। दूसरी है फ्लूइड डायनामिक्स। जब फ्लूइड फ्लो करने लग जाएगी तब क्या होगा? दैट ब्रांच इज गोइंग टू डील विद फ्लूइड डायनामिक्स। इस वीडियो में हम सिर्फ फ्लूइड स्टैटिक्स को देखने वाले हैं। फ्लूइड स्टैटिक बेसिकली ब्रांच है मैकेनिक्स की जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स एट रेस्ट की स्टडी है। ओके, so before moving ahead and dealing with few things, let's define the objectives of the video. तो पहले ऑब्जेक्टिव्स लिस्ट कर लेते हैं कि इस वीडियो में आप क्या चीजें समझ सकते हैं। पहला, वी आर गोइंग टू लिस्ट क्वाइट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लूइड इन जनरल। सेकेंड, हम डिफाइन करेंगे पास्कल लॉ, जिसकी 3 स्टेटमेंट्स दी थी ब्लेस पास्कल ने। हम तीनों को डिफाइन करेंगे। थर्ड, हम पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन समझने की कोशिश करेंगे विच इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। फोर्थ, हम देखेंगे प्रेशर exerted by liquid column on any surface। फिर हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद ग्रेविटी। एक एक करके इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करते हैं। लेट्स लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड्स फर्स्ट। तो पहला ऑब्जेक्टिव है लिस्टिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड और गैसेस, मतलब उनके जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो ज्यादा है और सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं रैंडम मोशन में। ठीक है। सेकंड इज लिक्विड fluid, they cannot withstand or bear tangential or shear stress। अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस लग रहा है लिक्विड के ऊपर तो लिक्विड विल स्टार्ट टू फ्लो। इसको समझने के लिए लेट्स सपोज एक लिक्विड ड्रॉप है, आप उस पर टेंजेंशियली स्ट्रेस लगाएंगे तो लिक्विड ड्रॉप जो है वो स्मज हो जाती है। इट कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। थर्ड, लिक्विड्स या फ्लूइड्स दे यूजुअली exert pressure and they also have density। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन वॉल्यूम एंड डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं एज मास अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी, एंड डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस चैप्टर में ज्यादातर प्रेशर के बारे में ही बात होगी। फोर्थ इज फ्लूइड प्रेशर वेरीज विद डेप्थ। ये लोअर क्लासेस में भी आपने किया है कि जैसे जैसे आप लिक्विड कॉलम में डीपर जाते हैं प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है।
So these are quite a few characteristics of fluid in general. So next, let's move to the next objective, which is defining the Pascal law. Like I said, इसकी 3 statements है और पहली 2 जो है वो काफी मिलती जुलती हैं। पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि पास्कल लॉ कहता क्या है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं। हम एक फ्लूइड एनक्लोज कर रहे हैं वेसल में, यानी कि फ्लूइड जो है वो रेस्ट पर है इस वेसल के अंदर। अगर एक पॉइंट पर हम प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा इन ऑल द डायरेक्शंस। दिस इज पास्कल लॉज फर्स्ट स्टेटमेंट। एक पॉइंट पर अगर प्रेशर लग रहा है तो वो इक्वली ट्रांसमिट होगा सारी डायरेक्शंस में। ऐसे ही अगर कुछ चेंज इन प्रेशर दिया है हमने लिक्विड के एक पॉइंट पर, तो ये चेंज इन प्रेशर भी है जो वो सारी डायरेक्शंस में ट्रांसमिट होगा। ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइक आई सेड, इज इन an enclosed fluid, the pressure exerted at any point is equally transmitted in all the directions of the fluid enclosed in the vessel. सेकेंड भी यही है, इसकी जगह प्रेशर की जगह चेंज इन प्रेशर लिख सकते हैं और सेकेंड स्टेटमेंट भी डिफाइन हो जाएगी। थर्ड इज, अगर हम ग्रेविटी इग्नोर कर दें तो हर पॉइंट पर जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है वो सेम होता है। सो व्हाट थर्ड स्टेटमेंट सेज इज प्रेशर इज सेम at all points in a fluid at rest if we ignore gravity। तो फ्लूइड जो कि रेस्ट पर है उसके हर पॉइंट पर डेप्थ के साथ कोई वेरिएशन नहीं है, सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है, प्रोवाइडेड ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इग्नोर कर दी जाए, ग्रेविटेशनल इफेक्ट इग्नोर कर दिया जाए। तो थर्ड स्टेटमेंट हम लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो में देखेंगे दोबारा, सो कीप इट इन माइंड टिल नाउ। ओके, सो लेट्स मूव टू द third objective, which I said we are going to explain one of the applications of Pascal law in hydraulic lift. Hydraulic lift, hydraulic brakes, hydraulic jack, basically Pascal law apply करते हैं और इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट में पास्कल लॉ यूज करते हुए हम बहुत स्मॉल फोर्स से एक लार्ज फोर्स जनरेट कर पाते हैं टू लिफ्ट अ हेवी लोड। सो उसको समझने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर्स है। एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरे के क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा है। तो नैरो वाले सिलेंडर को C1 कह रहे हैं, ब्रॉडर वाले को C2 कह रहे हैं, और दोनों सिलेंडर्स जो हैं वो फ्रिक्शनलेस वाटर टाइट पिस्टन से फिटेड है। स्मॉल वाले को क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं और बड़े सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट्स सपोज हम कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं। ये दोनों सिलेंडर्स जो है ये फ्लूइड जो रेस्ट पर है उससे फिल्ड है। ठीक है, तो C1 पिस्टन के ऊपर हम एक बहुत स्मॉल फोर्स लगाने वाले हैं। इस F की वजह से प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होगा आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर। कितना? P विल बी रिटन एज स्मॉल f डिवाइडेड बाय A। ये प्रेशर जो है ये फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। पास्कल लॉ कह रहा है सारी डायरेक्शंस में P इज इक्वल टू F बाय A ट्रांसमिट हुआ। तो जो फोर्स जनरेट हुई
C2 पर, जहां पर हमने अपना लोड प्लेस किया हुआ है, दैट इज लेट्स सपोज डिनोटेड बाय कैपिटल F। तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन is written as capital F and that can be written as capital P into A। कितना है P? लेबल कर देते हैं इक्वेशन 1 और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 इसके अंदर, तो आ जाएगा स्मॉल f डिवाइडेड बाय स्मॉल a मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल A। सो आप फोर्स F, कैपिटल F देख के बता सकते हैं कि ये बढ़ चुकी है बाय कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a। सो फोर्स increases by A times। सो स्मॉल फोर्स से हमने लार्ज फोर्स जनरेट कर ली है। सो पास्कल लॉ हैवी लोड लिफ्ट करने में भी हेल्प करता है। सो let's next move to the fourth objective, which is calculating pressure exerted by a liquid column। इसके लिए क्या करेंगे? We are going to consider a liquid column of height h, and let this liquid column have density rho, cross sectional area, let that be capital A, and the volume of the liquid, let's define it as capital V। तो ड्रॉ भी कर लेते हैं कॉलम। ये है हमारा एक लिक्विड कॉलम। हमने कहा कि इस लिक्विड कॉलम की हाइट है कैपिटल सॉरी स्मॉल h, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, density is rho, volume is V। This liquid column is going to exert certain force on the surface and that will be the weight of the liquid column। तो weight निकाल सकते हैं liquid column का, let's do that। Weight of liquid column can be written as W is equals to mass into acceleration due to gravity। Now this mass can also be written in volume terms। Density जो होता है mass divided by volume। तो mass की वैल्यू हो गई रो इंटू वी। इस रो इंटू वी को W में सब्स्टिट्यूट कर दें तो W बन जाएगा रो वी जी। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरियाज को अगर h टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये डिजायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगी लिक्विड कॉलम की। तो W क्या हो जाएगा? रो ए एच इंटू जी। इतनी फोर्स लग रही है बाय लिक्विड कॉलम एट द सरफेस ऑफ द at the surface, so the pressure hence can be calculated। pressure की वैल्यू हो जाएगी W divided by A, which is H A rho G divided by A डिवाइडेड बाय ए कैंसिल हो गया, आपकी वैल्यू हो गई H रो G। दिस मच प्रेशर इज exerted by the liquid column on any given surface। I hope you are getting some clarity of fluid statics now। Next, let's move to the fifth objective, which is the variation in pressure, variation in pressure with gravity। इसको कैसे समझना है? जस्ट सेकेंड। इसको कैसे समझना है? इसको समझने के लिए वही एक फ्लूइड कंसिडर करनी है जो कि है रेस्ट पर।
और वी आर अज्यूमिंग अ फ्लूइड एलिमेंट, अ सिलिंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट कंसिडर करेंगे इस फ्लूइड के अंदर। ये कोई सॉलिड सिलेंडर नहीं डाला है हमने, ये लिक्विड का ही एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया है। ऊपर वाली फेस को टर्म कर रहे हैं एज फेस 1, नीचे वाली फेस को लेबल कर दिया एज 2। तो प्रेशर देखेंगे फेस 1 पर और फेस 2 पर। अब हमें ये पता है कि प्रेशर वेरी करता है डेप्थ के साथ, यानी कि अगर P1 है प्रेशर फेस 1 पर और P2 है फेस 2 पर, तो P2 ज्यादा होगा P1 से। और जो भी पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्रेशर इक्वल होंगे और वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे का इफेक्ट। सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पर प्रेशर सेम होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी देखने के लिए हम देखेंगे कि कितनी फोर्स एग्जिस्ट कर रही है ये सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो पहले निकालते हैं फोर्स एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर। लेट्स लेबल दिस एज F1। फेस 1 पे कितनी फोर्स लग रही है? P1 है। लेट्स लेबल दिस एज 1। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? नीचे की तरफ। ऐसे ही फोर्स F2 P2 है, ये कहां लगेगी? ये ऊपर की तरफ। लेट्स लेबल इज एज इक्वेशन 2। प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ वेरी कर रहा है, तो रेजिडुअल प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। F2 कहां लगेगा? F2 लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस सिलेंडर का कुछ वेट भी लग रहा है नीचे की तरफ, वो कितना हो गया? W इज इक्वल टू mg। अब सब बातें क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म्स में हो रही हैं, तो m को भी हम a के टर्म्स में ले आते हैं। कैसे? डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो रो b g। वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, सो रो a h g। Now the fluid is at rest. So there is an equilibrium existing. Since liquid is at rest, therefore it is at इक्विलिब्रियम, यानी कि जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो ऊपर की फोर्सेस से बैलेंस्ड है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुई? F1 प्लस W इज इक्वल टू F2, यानी कि हम लिख सकते हैं F2 माइनस F1 एज W। इसको लेबल कर देते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करना है? 1 और 2 को इक्वेशन 3 में हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? हमने लिखा था F1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू F2। F2 हो गया था F2 माइनस F1 हो गया था W। F2 की वैल्यू थी P2 इंटू ए और F1 की वैल्यू थी P1 इंटू ए, और W हमने कैलकुलेट किया था एज रो ए एच जी। अब आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों पर A टर्म है, ए कैंसिल हो जाएगा। आपकी इक्वेशन बनेगी P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G। So this is the difference in pressure at phase 1 and phase 2 due to the gravity effect। और हमने जो भी सिलेंडर लिया था वो उसकी फेस 1 भी पानी के नीचे थी या लिक्विड के नीचे, फ्लूइड के नीचे थी। लेट्स सपोज इसकी फेस 1 को हम एटमॉस्फेयर में ले आए, यानी कि सरफेस पे ले आए यहां पर। तो फेस 1 पे कितना प्रेशर लगेगा? फेस 1 पे प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लेट्स रिप्लेस P1 by PA and let's replace P2 by P in generalized equation बनाते हैं। तो ये हो जाएगी P माइनस पी ए इज इक्वल टू एच रो जी। ये जो क्वांटिटी मिल रही है LHS पर, इसे कहते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। और अगर इसको रीअरेंज करके लिख दें तो P हो जाएगा पी ए प्लस एच रो जी। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। It is basically excess pressure at certain depth h। हमारा जो फेस 1 पे प्रेशर है वो जो फेस 2 के कंपैरिजन में है वो कम है,
तो फेज 2 पे कितने टाइम्स प्रेशर ज्यादा है? H रो G अमाउंट से। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, तो हमने दो क्वांटिटीज भी डिफाइन कर दी है, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। और मैंने अभी पहले कहा था कि इसको ही यूज कर इस इक्वेशन को यूज करके हम अपना पास्कल लॉ की थर्ड स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जी को इग्नोर कर दो, ठीक है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट हटा दो, यानी कि इस साइड को जो था हमारा P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G, इसमें G को हटा दें अगर, तो P2 माइनस P1 हो गया 0, P2 हो गया P1, यानी कि ग्रेविटी हटाते ही सारे पॉइंट्स पर प्रेशर हो गया सेम, जो कि है थर्ड स्टेटमेंट पास्कल लॉ की। आई होप आज की वीडियो में आपने कुछ गैदर किया, कुछ समझा अबाउट फ्लूइड स्टैटिक्स। अभी आई एम एंडिंग इट हियर, पर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन टू माय चैनल, सो दैट हम पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और जितने और टॉपिक्स हैं फिजिक्स के वो सब पढ़ सकें। So please like and subscribe to my channel so that I also get motivated to make more of such videos. Thank you and stay tuned.